साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान की सदन में टिप्पणी से खफा हुए गवर्नर राम नाईक, स्पीकर को भेजा कड़ा पत्र, आजम की काबिलियत पर खड़े किए सवाल। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी करेंगे इस मसले पर बात। साल भर पहले समाजवादी पार्टी ने शुरू की उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने जारी की 143 उम्मीदवारों की सूची। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दिखा पुलिस का बेरहम चेहरा। चोरी के एक आरोपी को 6 पुलिस वालों ने खंबे से बांधकर बुरी तरह से पीटा। मामले में 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों को झटका। नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज की बागियों की याचिका। स्पीकर लेंगे याचिका पर फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं बागी विधायक। आरक्षण पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा पीएम के आरक्षण वाले बयान पर भरोसा नहीं, मोदी का बयान जुमलेबाजी। पीएम ने कहा था बना रहेगा आरक्षण। और दिल्ली में दिल दहला देने वाला हत्याकांड। विकासपुरी में डॉक्टर की घर में घुसकर हत्या। पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त प्राइम एजेंडा का है। गुस्सा किसे नहीं आता? हर कोई गुस्सा कर रहा है। किसी को अपने बॉस पर गुस्सा आता है तो किसी को अपने दोस्त पर। कोई अपनी पत्नी पर गुस्सा उतारता है तो कोई अपनी प्रेमिका पर बौखला जाता है। और ज्यादातर लोग तो सरे राह चलते हुए भी लोगों से भिड़ते हुए देखे जा सकते हैं। और ऐसे ही राह चलते गुस्से ने दिल्ली में एक डॉक्टर की जान ले ली। डॉक्टर पंकज नारंग का कसूर महज इतना था कि बुधवार को T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद वो रात के वक्त अपने बेटे के साथ बालकनी में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी वो बॉल गिरकर सड़क पर जा रही स्कूटी पर सवार होकर एक व्यक्ति को लग गई, जिसके बाद स्कूटी सवार ने डॉक्टर को देख लेने की धमकी दी। घटना के कुछ देर बाद ही सिरफिरा स्कूटी सवार अपने दर्जनों बदमाशों के साथ वहां पहुंचा और डॉक्टर पवन नारंग की उनके परिवार के सामने ही हॉकी स्टिक, डंडों और लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी। डॉक्टर पंकज ने कहा सुनी पर माफी भी मांग ली थी, लेकिन हमलावर माने नहीं। डॉक्टर का बचाव करने पर उसके साले को भी गंभीर चोटें आई। हालांकि पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 9 लोगों को गिरफ्तार इस मामले में किया है, लेकिन इस घिनौनी वारदात ने कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर दिल्ली के लोगों में ऐसा जानलेवा गुस्सा क्यों है। सवाल यह भी कि दिल्ली के पौष इलाके में करीब 1 दर्जन लोग किसी के घर में घुसकर किसी को पीटते रहे और कोई बचाने सामने नहीं आए। आखिर डॉक्टर पंकज नारंग के पड़ोसियों ने उनकी मदद क्यों नहीं की? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी बड़ी वारदात के वक्त देश की सबसे स्मार्ट कही जाने वाली दिल्ली पुलिस कहां थी? सवाल यह भी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इतनी जल्दी संगठित होकर आ गए और अपने गुस्से को जानलेवा अंजाम दे डाला। दिल्ली में राह चलते गुस्से की वजह से हुई ये कोई पहली घटना नहीं है, ये हम सब जानते हैं। पहले भी रोड रेस के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने दिल वालों का दिल कहे जाने वाले दिल्ली को कलंकित किया है। हम सब ये भी जानते हैं कि क्रोध इंसान की बुद्धि खा जाता है। बावजूद इसके लोग अक्सर क्यों चीखते चिल्लाते हुए गुस्से में आ जाते हैं। डॉक्टर के कत्ल के आरोपी भले ही पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या महज एक मामूली सी कहासुनी के चलते किसी की इतनी बेरहमी से जान ली जा सकती है? क्या वाकई दिल्ली इतनी बेदिल हो गई है? आज का प्राइम एजेंडा इसी बड़े महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल पर है।
और आज के इस बड़े ही संवेदनशील और गंभीर सवाल पर चर्चा करने के लिए कई बहुत ही तजुर्बेकार और खास मेहमान हमारे साथ पैनल में हैं। हम परिचय करा दें अपने मेहमानों से। हमारे साथ एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी आज के इस पैनल में हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ने के लिए। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक अरुणा ब्रूटा जी हैं। अरुणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कर साहब हैं, आप भी बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं। और इसके अलावा हमारे संवाददाता वाजिद अली विकासपुरी में उसी जगह से हमारे साथ मौजूद है जहां ये घिनौनी, ये घटिया, इंसानियत को दहलाने वाली, हम सबकी सभ्यता पर एक तमाचा मारने वाली घटना, ये वारदात हुई है। हम जरा जितने भी सवालों का हमने जिक्र किया, हम उनकी तरफ चलें एक एक करके। मनोवैज्ञानिक तरीके से ये स्थिति क्या है, दिल्ली को इतना गुस्सा क्यों आने लगा, इस पर जाएं। पड़ोसी क्या करते रहे, क्या अब हालात दिल्ली में इस तरीके के हैं कि साहब 12-15 लोग अचानक किसी के घर में घुस जाएंगे और कहीं कोई चू नहीं होगी, कोई सामूहिकता नहीं होगी, कोई पड़ोसी नहीं आएंगे। जरा इसको भी टटोलेंगे। और पुलिस की भूमिका इसमें क्या है, पुलिस क्या करती रही, इस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले ताजा सूरत हाल क्या है, वहां अब मोहल्ले में क्या रिएक्शन है इस घटना के बाद, यह जानने के लिए जरा हम वाजिद का रुख कर लेते हैं। वाजिद, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो हमें जरा यह बताएं कि वहां मौजूदा स्थिति क्या है। क्या पड़ोसियों में, क्या नजदीक के लोगों में इस बात का कोई अपराध बोध है कि उनकी जो सामाजिक निष्क्रियता है उसने भी इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है, वो भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है? देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे जो रहने वाले पड़ोसी हैं उनका भी इस घटना के अंदर उतना ही दोष है जितना उन अपराधियों का था। क्योंकि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, पड़ोसी तो निकल कर आए थे, लेकिन किसी ने भी डॉक्टर नारंग की मदद नहीं करी। इसी के साथ साथ जिस तरीके से अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, डॉक्टर पंकज नारंग के जो साले हैं जो अस्पताल में एडमिट हैं, उनकी हालत जो है काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे इलाके के सांसद, इलाके के एमएलए और निगम पार्षद जो है वो मौके पर आए थे और उन्होंने आकर यहाँ पे लोगों से बातचीत की थी। लेकिन जब मीडिया की बात आई तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि ये पूरी घटना जो है मीडिया के अंदर ज़्यादा ना चलाई जाए, ना इसे राजनीतिक मोड़ जो है वो दिया जाए। हालांकि पड़ोसियों का यह भी कहना है कि आखिर ये लोग 2 दिन के बाद क्यों आए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से पुलिस गई है। हालांकि पुलिस की ड्यूटी जो है यहाँ पे 24 घंटे के लिए लगा दी गई है। यहाँ पे 3 सुरक्षा गार्ड लगातार तैनात है। इसी के साथ साथ जो है लगातार दिल्ली पुलिस की जिप्सियां जो हैं वो भी यहाँ पर राउंड ले रही हैं। और अगर हम बात करें उन आरोपियों की जो अभी तक फरार बताए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस का कहना है कई टीमें जो है उन्हें लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 पड़ोसी हैं जो यहाँ पर पास में ही एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो उस वक्त मौजूद नहीं थे। लेकिन जिसके बाद जब ये घटना हुई उसके बाद का जो माहौल है, इनसे ही हम यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे। तो अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहें तो हम इनसे वो सवाल दोहराएंगे। नहीं, वाजिद, हमारा मूल प्रश्न आपसे ये तो पड़ोसी आपके साथ मौजूद है, अच्छी बात है कि ये बात रखना चाहते हैं कि क्या हुआ, इन्हें शायद ज्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन नजदीक के जो पड़ोसी हैं, क्या उनको इस बात का अपराध बोध है? वो कई सवाल तो उठा रहे हैं, जैसा कि आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि साहब 2 दिन के बाद ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी है, एक पड़ोसी की जो जिम्मेदारी होती है, वो इलाके के लोग कम से कम नहीं निभा पाए। इन्हें पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी घटना हो गई और डॉक्टर पंकज के घर में 12-15 लोग घुस गए और वो हॉकी स्टिक से, रॉड से उन्हें मार रहे थे, यहां तक मारा कि उनकी जान चली गई। ये बात जानकारी में ही नहीं आई, या सब कुछ दूर से देख रहे थे, सिर्फ तमाशबीन बचे थे। और वो जो एक लाइन होती है कि हम साहब बवाल में क्यों पड़े, हम इस झगड़े में क्यों पड़े, ये इनका आपस का है, इनको देखने दो, इस एक स्थिति परिस्थिति ने डॉक्टर पंकज की जान ले ली। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। यहाँ पे जो पड़ोसी हैं, जिस वक्त ये पूरी घटना हुई थी वो तमाशाई बन के देखते रहे। वो लोग इसलिए सामने नहीं आए। उनका कहना है कि उनके हाथ में लाठी थे, डंडे थे, हॉकी स्टिक थी, इसी के साथ उनके हाथ में पत्थर भी था। तो सभी लोग बचाने के लिए इसलिए डर रहे थे कि उन्हें कोई चोट ना आ जाए, जिसके चलते वो लोग दूर से ही खड़े हुए देख रहे थे। इसी के साथ साथ वो लोग आरोप लगाए साफ तौर पर यहाँ के गार्ड पर और यहाँ की जो पुलिस है, आप हमारे साथ लगा रहे हैं कि यहाँ पे आप रहिए, आपके साथ जो पड़ोसी हैं उनसे हम कार्यक्रम के अगले हिस्से में बातचीत करेंगे। लब्बो लबाब ये है कि
उनके पड़ोसियों को अंदाजा था, उनके सामने ये घटना हुई, लेकिन डर की वजह से अब तक जो निकल रहा है, डर की वजह से वो सामने नहीं आए, चूंकि उनके हाथ में हॉकी स्टिक और डंडे लाठियां वगैरह थी, जिससे वो डर गए। ठीक है, अब हम जरा अपने पैनल पर जाते हैं। वाजिद, आएंगे अगले हिस्से में हम आपके पास, और आपके साथ जो पड़ोसी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अरुणा ब्रूटा जी, हम इसे किस नजरिए से देखें? ये कोई पहली बार है ही नहीं जब दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हुई हो। कई बार ऐसा हुआ है जब हमने इस तरीके के संवेदनशील और झकझोर देने वाले मुद्दों पर बातचीत की है, लेकिन हर चर्चा के बाद मैम निदान कोई नहीं निकलता। हम डिस्कशन करते हैं और फिर शायद इंतजार करने लगते हैं अगली घटनाओं का, जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं दिखता। इस घटना को एक मनोवैज्ञानिक किस नजरिए से देख रहे हैं? निदान इसलिए नहीं निकलता क्योंकि हम रिकमेंडेशंस एक प्रोग्राम के बाद पुलिस को और मिनिस्ट्री को नहीं भेजते। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल जो किशोर अवस्था डिस्क्राइब की जा रही है उसको हम बहुत लाइटली ले रहे हैं, और हम समझ ही नहीं रहे हैं कि आजकल किशोर अवस्था किस दौर से गुजर रही है, उनमें कितना क्रोध है। जिन जिन स्कूलों में वो जाते हैं उनका एंगर मैनेजमेंट, उनकी क्रोध की व्यवस्था को कोई समझना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, कम्युनिटी फीलिंग्स तो रही नहीं, सब इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं। जो आपने कहा कि भाई पड़ोसी भयभीत हो गए थे कि उनके हाथ में हॉकीज थी और पत्थर थे, वो पुलिस से भी भयभीत होते हैं कि पुलिस उनको पकड़ के ले जाएगी कि आप गवाही दीजिए, और वो पचड़े में पड़ेंगे। सवाल ये है कि एक कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट अब रहा ही नहीं। सब अपने फ्लैट्स में बंद दरवाजों में अपने लिए जीते हैं, दूसरे के लिए नहीं जीते हैं। तो ये जो कुल मिला के सिचुएशन बनती जा रही है, ये इतनी डेंजरस होती जा रही है कि कोई किसी को दिन दहाड़े मारे, लोग देखते ज्यादा हैं, तमाशा करते हैं, लेकिन कोई भी अगर उनको डर था कि वो पुलिस जो वो लोग हैं वो हॉकियों से इनको भी मार सकते हैं, तो ये कम से कम अंदर छिप के एकदम पुलिस को बुला तो सकते थे। लेकिन किसी ने टेलीफोन नहीं किया पुलिस को, बहुत बाद में जाके पुलिस को खबर मिली कि यहाँ क्या हो रहा है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक कि हम क्रोध को पहचाने, मनोवैज्ञानिक का इस्तेमाल करें, मनोचिकित्सक का इस्तेमाल करें। ऐसा ना समझें कि केवल पागल आदमी ही जाते हैं मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के पास। आई थिंक कि स्कूलों को इस बात का बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए कि बच्चों को आजकल क्या हो रहा है। अरुणा जी, अगर हम एक लाइन में आपकी बात को समअप करने की कोशिश करें और पैनल में दूसरे हम मेहमानों पर जाएं, तो क्या आपकी बातचीत का लब्बो लबाब ये है कि एंगर मैनेजमेंट हमारे सिस्टम से बाहर हो रहा है, हमारी परवरिश से बाहर हो रहा है, ये उसके खतरनाक नतीजे हमारे सामने हैं? परिवार के सदस्यों का ये एंगर मैनेजमेंट नहीं होता। बच्चों के लिए तो रोल मॉडल पहले परिवार वाले हैं, लेकिन मीडिया का रोल बता दूं, मीडिया रोल अच्छा प्ले कर रही है कि आपने ये सारी रिपोर्ट दी, लेकिन मीडिया जो बाकी का मीडिया है उसका किशोरों पर क्या इन्फ्लुएंस है। आज ही का मैं नाम नहीं लूंगी, कोई प्रोग्राम देख लीजिए, बड़ा हंसी फसी डांस नृत्य का कोई प्रोग्राम था, तो उनमें छेड़ाखानी हो रही थी, तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ, तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ। नन्ही सी एक बच्ची कहती है, तोड़ दूंगी, उड़ा दूंगी अगर दोबारा मुझे अपनी टोली में आने को कहा। ये भाषा, ये लैंग्वेज कहाँ से आई? ये पिक्चरों से, सीरियल से इतनी भाषा भद्दी हो गई है कि इससे हमारी सोच भी भद्दी होती जा रही है। सोच भी भद्दी होती जा रही है। हम विक्रम जी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले हम अरुण जी आपको इस चर्चा में लाना चाहेंगे। एंगर मैनेजमेंट का जिक्र कर रही हैं और अरुणा जी हर स्तर पर इस मैनेजमेंट की बात कर रही हैं, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, परवरिश में, पढ़ाई लिखाई में। कैसे देखते हैं सर आप इस घटना को? अरुणा जी ने ठीक कहा। मुझे कल ही किसी चैनल पर एक एंकर महोदय रेडियो जॉकीज को बिठा करके डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे टेलीविज़न के एंकर इतने गुस्से में क्यों रहते हैं।
और वो तमाम टेलीविजन एंकरों का किसी का नाम लिए बिना कह रहे थे। तो जो समाज में गुस्से की मार्केटिंग हो रही है एक तरह से, चाहे चैनलों के माध्यम से हो रही हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से हो रही हो, चाहे फिल्मों के माध्यम से हो रही हो, तो गुस्से का जो खतरा है वो हमने देखा जो है विकासपुरी में जिस तरह से हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि जो संस्थाएं हैं समाज की, परिवार की संस्था हो, समुदाय की संस्था हो, वो टूटी है और उनकी जगह पर जो हमने आधुनिक संस्थाओं को अपनाया, चाहे पुलिस की संस्था हो, चाहे वो प्रशासन की संस्था हो, वो संस्थाएं उस जगह पर कोई अपना स्थान नहीं ले पाई हैं। उनकी एब्सेंस ज़्यादा होती है, प्रेजेंस कम होती है और हर जगह पे प्रेजेंट रह भी नहीं सकती पुलिस। उसकी अपनी जो है वो जो संख्या बल है उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो मुझे लगता है कि जो समाज का जो आपसी जो संवाद है वो जिस तरह से टूटा है, परिवार अकेला है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली टूट गई तो कोई बचाने वाला नहीं है। पड़ोसी सोचता है कि ये हमारा भाई थोड़े, हम इसको बचाने जाएं। साले साहब ने बचाया तो वो गंभीर स्थिति में अस्पताल में है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो युवक हैं, जिन युवकों ने हमला किया है, मुझे लगता है कि वो किस सामाजिक आर्थिक वर्ग के हैं, डॉक्टर साहब किस सामाजिक आर्थिक वर्ग के हैं। इस समाज में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी लगातार ग्रो कर रही है और ये डिस्कशन भारत से लेकर के ग्लोबल लेवल पर चल रहा है कि 1% वर्सेज 99% का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि बहुत सारी वेल्थ 1% लोगों के पास चली गई है और 99% लोग किसी तरह से अपना गुजारा और यापन कर रहे हैं। तो उनके भीतर इस बात का भी गुस्सा जो है लगातार एक तरह से जो है वो भर रहा है और वो किसी न किसी रूप में फूटता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये वर्ग विभेद भी जो उन युवकों और डॉक्टर के बीच में, इसका मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ कि डॉक्टर की गलती थी, लेकिन ये वर्ग विभेद जो समाज की व्यवस्थागत समस्याएं हैं ये वो भी एक बड़ी वजह बन रहा है। वो चीज़ों को लेकर के आती है। लेकिन दुखद सबसे बड़ा ये है कि जो डॉक्टर तमाम लोगों की जान बचाता, आज एक छोटी सी घटना में उसकी जान चली गई। ये बात हम सभी के लिए दुखद है और डॉक्टर का होना एक समाज में कितना महत्वपूर्ण है ये मतलब जो है वो उसके जाने के बाद पता चलता है। जी अब हम जरा विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। विक्रम सिंह जी, किस नजरिए से देखते हैं आप इस घटना को? दो चीजें यहां दिखाई दे रही हैं। अरुणा जी कह रहे हैं कि साहब ये लैक ऑफ एंगर मैनेजमेंट है। यहां अरुण जी ये कह रहे हैं कि साहब ये जो वर्ग विभेद है, जो 1% लोगों के पास 99% वेल्थ है और बाकी जो अभाव है उसका भी एक उदाहरण है। हम सर इसे किस नजरिए से देखें? क्योंकि इस घटना में यह भी काबिले गौर है विक्रम जी कि वो दो युवक तुरंत जाते हैं और 10-15 लोगों को लेकर अचानक वापस आ जाते हैं और उसके बाद उस घर पर वो धावा बोलते हैं और डॉक्टर पंकज को खींचते हैं और लाठी डंडों से मारते हैं और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या हम इसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्या हम इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर भी देख सकते हैं? क्योंकि एंगर ठीक है, समझ में आता है कि अगर उसी वक्त रिएक्ट किया होता इन दोनों लड़कों ने जब उन्हें बॉल लगी थी, लेकिन ये जाते हैं जहां भी ये रहते हैं और उसके बाद 10-15 लोगों को ये वहां से बुला के लाते हैं और वो सारे लोग मिलकर वहां डॉक्टर पर अटैक करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। राजीव जी, हमारे दोनों विद्वान पैनलिस्ट ने बड़ी सारगर्भित और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन ये दार्शनिकता के पुट से हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य ज्वलंत समस्याओं को लेकर के है। मैं केवल तात्कालिक पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्रस्तुतिकरण करूंगा। सबसे पहले जो फेलियर है, पड़ोसियों का न आना, 100 नंबर डायल न करना और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है उनके द्वारा सिक्योरिटी का हस्तक्षेप न करना, यह भी अत्यंत आपत्तिजनक है। पुलिस के थाने में, प्रत्येक थाने में रजिस्टर बदमाशान होता है, सक्रिय अपराधी रजिस्टर होता है, गश्त गाड़ाबंदी होती है, जिस प्रकार के अवांछनीय और असामाजिक तत्वों की जानकारी की जाती है उसका लेखा जोखा किया जाता है, उनके ऊपर सर्वेलेंस की जाती है। 11-12 आदमी डंडा पत्थर आयरन रॉड लेके आते हैं, क्या पुलिस भी मूक दर्शक बन गई? पड़ोसी बन गए तो चलिए वो भयाक्रांत हो गए, पुलिस क्यों वहां उपस्थित नहीं थी? घर से खींच करके लाना, उनको मर्रासंड कर देना, ये दिखाता है कि जो भी दावे डीसीपी वेस्ट ने किए थे वो कपोल कल्पित थे, उनकी कोई सर्वेलेंस, कोई उनका होमवर्क, कोई लेखा जोखा नहीं था। अब मैं बात पे आता हूं, जो हमारे वीडियो गेम्स हैं
उनकी जरा अवधारणा देखिए और उनकी जो स्टोरी लाइन होती है वो इतनी उग्र होती है। और इसके अलावा फिल्मों में जो भाषा शैली होती है, जो अपराधी आज पकड़े गए उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, पुलिस के आक्रामक तेवर कहां चले गए। मैंने भी 36 साल में बड़े बड़े आंदोलन और बड़े बड़े ऐसे उग्र लोग देखे हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि एक बार पुलिस जब अपने पे आ जाती है, दोबारा ना आंदोलन करने का कोई दुस्साहस करता है, न दोबारा आसपास के 50 किलोमीटर में कोई दोबारा दुस्साहस करता है। कानून की इतनी सामर्थ्य है कि एक बार अगर उनके पीछे आप लग जाएं और एक नजीर कायम करके उनकी दंडित कराएं कानून की परिधि में रहते हुए। जो बाकी मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक, वो दूरगामी है और उसके लिए मनीषी आपके पैनलिस्ट हैं। मैं केवल पुलिस के स्टैंड पॉइंट से कहता हूं कि इनके अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत अब इनको सबको अडल्ट की तरह ट्रीट कीजिए, इनका कन्विक्शन कराइए, इनकी सर्वेलेंस कीजिए और जहां जहां ये पत्थर, आयरन रॉड, इस प्रकार के उपकरण या इस प्रकार के इंप्लीमेंट्स इकट्ठा हैं उनको नेस्तनाबूद कीजिए और बच्चों की ऐसे अवांछनीय तत्वों की हाजिरी लगवाइए थानों पे, जिसका की प्राविधान पुलिस एक्ट में है। और पुलिसिंग अगर समग्र है तो उसका समाधान दिल्ली में कम्युनिटी पुलिसिंग है। एक संवेदनशील तरीके से महिलाओं पे, बच्चों पे, सब पे जाकर के उनसे संपर्क करें, उनकी समस्या आपके जैसे विद्वान पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर अरुण जी हैं, अरुणा जी हैं, इनसे इनका इंटरफेस कराएं। कोई समस्या है तो उसका समाधान कराएं, लेकिन मनमाने तरीके से खींच करके ले जाएं और इस तरीके से निर्मम हत्या कर दें तो इसका समाधान कानून और कानून की शक्ति के साथ यहां होना चाहिए। और जो स्लम से जहां के बारे में बताया गया कि इसके पहले भी उन्होंने आक्रमण किया था, तो इसके समाधान के लिए पुलिस को चाहिए कि वहां चौकी खोले और पेट्रोल कार्स लगाएं। डॉक्टर कक्कर हमारे साथ RWA की सिक्योरिटी ने अगर हस्तक्षेप नहीं किया तो इसकी भी जवाबदेही बनती है। ठीक है सर, डॉक्टर कक्कर हमारे साथ हैं, हम जरा उनके नजरिए से भी समझेंगे, लेकिन अरुणा जी कुछ कहना चाहती हैं आपकी बात पर, हम उनसे जवाब ले लेते हैं। अरुणा जी कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, मैं दो बातें और कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये देखिए कि जो किशोर हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है, और ये जो किशोर हैं जिन्होंने हमला किया है ये आम किशोर नहीं हैं, ये गैंग में रहते हैं, गृह में रहते हैं, ग्रोह में रहते हैं और इतना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कि इतने ही मिनटों में वो इतनी हॉकियां इकट्ठी कर लाए। पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, जो मैं कहने वाली हूँ उसका पॉलिटिक्स से बहुत रिश्ता है। मैं अपॉलिटिकल हूँ, मैं किसी पार्टी की ओर इशारा नहीं कर रही, लेकिन जो एक जागरूकता गलत ढंग से इस समय हमारे देश में हो रही है कि मैं जो चाहूं बोलूं और मैं जो चाहूं करूं और मुझे आज़ादी दे दो, ये जो आज़ादियां हैं बहुत पहले से लोग बोलते आए हैं, लेकिन ना पिछली गवर्नमेंट ने किया ना अब किया। इसलिए नहीं कि सब नामाकूल हैं, इसलिए कि देश इतना विशाल है और प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं। लेकिन जो जागरूकता आई, मैं, मेरा राइट, मेरा ह्यूमन राइट और मेरी आज़ादी, ये जो है ये आज के युवा वर्ग को भी, किशोर अवस्था को भी टोटली तबाह कर रहा है ग्रोथ के लिए। और मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज इनको यूज़ करती हैं और ये भी लीडर बनने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को यूज़ करते हैं। तो ये जब न्यूज़ में आते हैं ये किशोरों के लिए मॉडल बनते हैं। हम भी हाहाकार कर सकते हैं, हम भी हत्या कर सकते हैं, हम भी रातों रात न्यूज़ में आ जाएंगे तो हम हीरो बन जाएंगे। दिस इज नेगेटिव हीरोइज्म। ये स्थिति है। ठीक है मैम, आते हैं हम जरा डॉक्टर ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हमारी लालसा हीरो बनने के लिए कौन सा रास्ता अपना रही है हीरो बनने के लिए। ठीक है डॉक्टर कक्कर, एक तो आपका नजरिया क्या है इस खबर पर और इस घटना पर, और दूसरा ये कि जो एक इशारा हुआ, जो अरुणा जी ने भी कहा, एक इशारा अरुण जी ने भी किया, क्या हम ये माने कि ये परिणाम है मानसिक वैचारिक उग्रवाद का? अरुणा जी ने इशारा किया टेलीविज़न स्टूडियोज़ में जो हो रहा है वो ठीक है, दूसरे तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा हो, लेकिन समाज में हो रहा है, हमारी फिल्मों में हो रहा है, हमारे सीरियल्स में, वीडियो गेम्स में। दरअसल ये एक चरम स्थिति है जो हमें विकासपुरी जैसी घटना तक पहुंचाती है। इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं वो नॉर्मली लो स्ट्रेटा ग्रुप में, इनकम ग्रुप में ज़्यादा देखे जाते हैं
और उसका शायद कारण ये है कि जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनका एजुकेशन है, जिस तरह के वो स्कूल्स जाते हैं, जिस तरह की परवरिश है, जिस तरह की उनकी फैमिली लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेशंस है, जिस तरह की उनकी रेयरिंग उनके पेरेंट्स ने दी है, तो ये सब पूरा एक एनवायरनमेंट इनको ट्रेन करता है एक दिशा में सोचने के लिए। अब जैसे ये वायलेंस वाला जो तरीका है, ये बेसिकली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, और मेरे हिसाब से इनमें से बहुत सारे बच्चे शायद बहुत पढ़ते नहीं होंगे, इनके पास आइडल टाइम बहुत होगा, और जब आइडल टाइम होता है तो इस तरह के विचार बहुत जल्दी आते हैं। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हमारी कंट्री में अच्छा लगे ना लगे, देयर इज लॉट ऑफ आयनिज्म, लॉट ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट है। तो हम अपने बारे में पहले सोचते हैं, किसी और के बारे में शायद हम सोचते नहीं है। शायद वो एक कारण हमेशा रहा है कि जिसकी वजह से कोई पड़ोसी आगे नहीं आया। उसके साथ साथ एक और है, जो जिस तरह हमारा सिस्टम एंड हमारी गवर्नमेंट और हमारी मशीनरी काम करती है, लोगों में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अगर वो आगे आएंगे किसी को बचाने, कल को उनके साथ क्या होगा। इस पर्टिकुलर केस में मैं एक और चीज देखता हूं, शायद ये वाला केस इतनी जल्दी सब कुछ हो गया होगा कि लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। हैविंग सेड दैट, ये 100 नंबर पे फिर भी फोन कर सकते थे, और हमारे देश में मैंने जहां तक देखा, एक और बहुत अच्छी चीज है कि इनिशिएटिव बिल्डिंग नहीं है, इट इज मोर ऑफ मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा। और शायद उस चक्कर में ये भी हो सकता है कि फोन भी ना हो, सब तमाशीन बैठे हो, मतलब उसने सोचा हो कि वो कर देगा, उसने सोचा हो वो कर देगा, और किसी ने न किया। बट इस ऐसे के सिनेरियो में सबसे मेन है, जब तक आप अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करते, जब तक आप इन लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, और ये फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों की, जो इनका वेंट आउट करने का तरीका है। और क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शायद अगर आप एक हायर इनकम ग्रुप में ये चीज देखते तो शायद ये आपको नहीं दिखती, क्योंकि उनमें एक अपना एक वैल्यू सिस्टम इम्बाइब्ड है। लेकिन विक्रम जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, 2 लड़के जाते हैं, 10-12 लोग तैयार करके ले आते हैं, मतलब आधे घंटे से भी कम समय में वो लोग वहां पहुंच जाते। बिल्कुल, ये जिस तरह ये लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस तरह ये लोग कनेक्टेड हैं, तो अगर ऐसे इनकम ग्रुप्स के अंदर इन लोग का जो भेड़ चाल होता है वो आपको बहुत जल्दी दिखता है। अगर आप इसी को अगर आप एक दूसरे इनकम ग्रुप में लेके जाए तो मेरे ख्याल से वहां पे 3-4 लोगों को भी इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो इसका मतलब है जो इनकी बॉन्डिंग उस लेवल पे है विज अ पर्टिकुलर सेक्शन, शायद वो भी दिखती है इसके अंदर। ठीक है, हम चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, इस खतरे से हम निपटें कैसे? क्या वाकई हम अब इस स्थिति में आ गए हैं जिसमें मानसिक वैचारिक उग्रवाद है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, वो है, न केवल है बल्कि बढ़ता जा रहा है, इसे कैसे रोका जाए? इस सवाल पर हम आए, हम जरा वाजिद के पास जाएंगे। वाजिद के साथ कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं, हम उनसे 2-3 चीज़ें समझेंगे जो इस डिबेट में उभर कर सामने आ रहे हैं कि क्या वहाँ जो तमाशबीन थे, जो उनके करीबी या पड़ोसी थे, उन्होंने सबने ये सोचा कि साहब इन्होंने फ़ोन कर दिया होगा, इन्होंने कर दिया होगा, और जितनी विभत्स घटना, भाई इतनी पिटाई आप किसी की लगाएं लाठी डंडों से जिससे कि वो मरणासन्न हो जाए, दम निकलने को हो, और तब भी आप डर की वजह से दूरी खड़े रहें, इस स्थिति में पड़ोसियों ने इकट्ठे होकर कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, रिएक्ट क्यों नहीं किया? वाजिद, जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं? क्या सब लोग अपने घरों से देखते रहे और सड़क पर खींचकर डॉक्टर पंकज को मारा गया, या फिर उनके घर में वो लड़के और उनके साथ जो गैंग के लोग? जी, अभी आप पूछ रहे हैं, पर लोग इनमें से कोई भी ये नहीं कहेगा कि इन्होंने उस टाइम रिएक्ट नहीं किया, इन्होंने 100 नंबर पे फोन नहीं किया। अभी ये पूछेंगे तो आप देखेंगे रिस्पांस रहेगा, जी हमारा तो रिस्पांस टाइम एसएप था, हमने तो बोला था, हमने करा था, हमने सब कुछ करा था। वाजिद, वहां जो आपके साथ लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, ये बताइए। जी, मैं बिल्कुल इनसे बात करना चाहता हूँ। इनके पड़ोसी हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सचिन कपूर इनका नाम है। ये बताइए, जिस वक्त ये पूरी घटना हुई तो आखिर पड़ोसियों ने या आप लोगों ने 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं की, ताकि डॉक्टर पंकज नारंग जो है उनकी जान बचाई जा सके, या फिर पड़ोसी जो है हमेशा एकजुट होकर क्यों नहीं आते? तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर जो है ना, ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है, तो जो पड़ोसी हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 8 बजे सुबह आते हैं और शाम को 8 बजे चले जाते हैं। यहाँ पर 1-2 फैमिलीज ही रहती हैं जहाँ पर डॉक्टर साहब रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो बिल्डिंग है उसमें भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैंक है, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो पड़ोसी तो 8 बजे के बाद यहाँ पर अवेलेबल होते नहीं हैं, और ये घटना रात को 12:30 से 1 के बीच में हुई है। अगर हम लोग अवेलेबल होते तो हम 100 नंबर कॉल भी करते और हम उनकी हेल्प भी करते। लेकिन अब जो घटना जिस तरीके से पता लगा है कि रात को 15 से 20 लोगों ने आके उनके घर से निकाल कर उनको मारा है, तो ये गलत बात है। कि इवन यहाँ पर ATM भी है, ATM का गार्ड भी अवेलेबल नहीं था वहाँ पर,
और कैमरे रिकॉर्डिंग के अंदर सारी चीज़ सामने आ जाएगी। क्योंकि पड़ोसियों का तो ये सवाल है कि पड़ोसी यहाँ पर 8 बजे अपने सेंटर्स को बंद करके चले जाते हैं सॉरी। और लेकिन जिस तरीके से 15 से 20 लोगों ने अटैक किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है। अब 8 बजे के बाद यहाँ पर सचिन जी, मेरा एक सवाल है कि डॉक्टर पंकज नारंग की जो बीवी है वो यहाँ पे पत्नी जो चिल्लाती रही यहाँ पे, और वो लगातार कहती रही कि मेरे पति को बचाओ, उनके बचाव के लिए कोई नहीं आया। क्योंकि बचाने के लिए यहाँ पर आया क्यों नहीं, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 8-10 इंस्टीट्यूट्स हैं जो 8 बजे चले जाते हैं, और 8 बजे के बाद यहाँ पर सिर्फ एक एटीएम है, एटीएम में ही गार्ड अवेलेबल होते हैं और गार्ड यहाँ पर नहीं होते। और साथ में 2 बिल्डिंग छोड़ के एक RWA जो है उसकी भी सुरक्षा कर्मी है यहाँ पे, पुलिस की चौकसी भी यहाँ पे रहती है, बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना हो गई, आखिर कैसे हो गई? सर RWA की तरफ से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिया गया, नाइट सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर 2-3 फैमिलीज भी रहती है तो सिक्योरिटी गार्ड RWA ने नहीं दिया, इस वजह से घटना हुई, पहली चीज़। सेकेंड चीज, जिस वक्त ये घटना घटी है उस दिन होली का रात का माहौल था, 12:30 से 1 बजे के बीच में, और अगर कोई भी अवेलेबल होता तो यहाँ पर दिन में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो सारे इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स भी होते हैं, इंस्टीट्यूट्स के मालिक भी होते हैं, सब अवेलेबल होते हैं। बट जिस टाइम में घटना घटी उस टाइम पे यहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ उन्हीं की एक फैमिली थी और एटीएम का गार्ड था, और वो भी अवेलेबल नहीं, एटीएम का गार्ड भी बाई चांस उस टाइम पे वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। पड़ोस में एक जैन साहब रहते हैं हमारे यहाँ पर, वो लोग भी बता रहे हैं कि मैं भी एयरपोर्ट गया हुआ था कि पड़ोस में दो फैमिली रहती हैं सिर्फ, और एक आनंद हॉस्पिटल है, आनंद हॉस्पिटल की तरफ से लोग बाहर निकले हैं, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर 25 से 30 लोग कह रहे हैं, 20-25 लोग वहाँ पर आए हैं, तो उस वजह से उनके हाथ में लाठी डंडे देखकर शायद वो लोगों ने भी मदद नहीं करी होगी कि जिस हिसाब से पिटाई करी गई है बहुत बुरी तरह से मारा गया है, उनका सर तक फोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ये पड़ोसी हैं इनका यही कहना है कि उस वक्त ये मौजूद नहीं थे, और इसी 8 बजे के बाद जी वाजिद, हम सुन पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ये कुछ अब एक नई तरह की स्थिति सामने आ रही है कि वो इंस्टीट्यूशनल एरिया है, वहाँ इंस्टीट्यूट ज़्यादा हैं, 8 बजे के बाद लोग रहते नहीं हैं, केवल 2 ही फैमिलीज़ थीं। आपके साथ जो शख्स मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं, और साहब चूँकि डॉक्टर साहब की फैमिली थी वहाँ पर और सिर्फ एक जैन साहब का परिवार है, वो भी एयरपोर्ट गया था, एटीएम के गार्ड के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि वो गार्ड संयोग से नहीं था। जिस आनंद हॉस्पिटल का जिक्र है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ से कुछ लोग निकले थे, लेकिन जो बच्चे, जो 2 आरोपी हैं, उनके साथ 25-30 लोग आए थे, लिहाजा हाथ में लाठी डंडे थे, तो उस वजह से रिएक्ट नहीं किया। मतलब कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि जैसे हम विकासपुरी दिल्ली में ना होकर किसी दूर की जगह में हो, जिससे कि किसी को वो समय ही नहीं मिला और हर एक रीज़न गिनाया जा रहा है। अब ये हो क्यों रहा है, अब हम इससे कैसे निदान पाएंगे? ये जो मानसिक उग्रवाद है, वैचारिक उग्रवाद ये जो बढ़ रहा है, इससे हम कैसे निपटेंगे, इस हिस्से पर जरा हम आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें। हालांकि विक्रम जी ने ये कहा कि ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति है, ये सीधे सीधे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में आता है। उन्होंने बाकायदा थाने का जिक्र किया कि इतनी इतनी व्यवस्था होती है, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी पुलिस कितनी लेगी? ऐसी घटनाएं रुकें, भविष्य में ना हो, इसके लिए हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर अगली घटना का इंतजार करेंगे? इन सारे सवालों पर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।